हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम क्लास 8 का। अगर आपको इसके पहले वाले 5 चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये वाले चैप्टर में एक डिफरेंट चीज़ ये की है मैंने कि पहले मैं नोट्स फॉर्मेट में बनाती थी और इस बार मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया। तो एग्जाम्स में तो आपके क्वेश्चन ही आने हैं और जिनकी आपको आंसर लिखने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बना दूँ। साथ ही साथ आपके लिए मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी ऐड की हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ईजीएस्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की जो आपके लिए मैंने बनाई है। और ये वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल है लर्नर्स के लिए जो कि क्लास 8th में तो हैं ही, साथ ही वो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनसीईआरटीज़ को रेफ़र करना चाहते हैं। ओके, तो चलो अब हम चैप्टर को साथ कंटिन्यू करते हैं। तो इस साइंस की ना एक अच्छी बात ये है कि वो हमें सिखाता है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंबशन और फ्लेम भी कुछ ऐसा ही चैप्टर है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम कंबशन पढ़ेंगे और फिर हम फ्लेम पढ़ेंगे। तो साइंस में क्या होता है, हमें वो सिखाता है कि हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हमें अपनी लाइफ में कहाँ यूज़फुल है और हमें क्या-क्या साथ ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे खाना बन रहा है, ठीक है? तो खाना बनने में क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस कैसे होता है भई? केमिकल जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक केमिकल डालते हैं और कुछ और केमिकल निकल के आता है, या एक से ज़्यादा केमिकल्स को मिक्स करते हैं और थर्ड कोई केमिकल निकल के आता है। यहाँ पे भी तो हम यही यूज़ करते हैं, स्पाइसेस और रॉ वेजिटेबल्स को मिक्स करते हैं और एक अच्छा-सा खाना हमें मिल जाता है। तो ये कंबशन का एग्ज़ाम्पल आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि कंबशन क्या होता है, ठीक है? अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस उसमें जलता है एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और रिलीज करता है हीट और लाइट, उसी को हम कंबशन कहते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन एयर या फिर ऑक्सीजन और रिलीज करता है हीट और लाइट। सिंपल। अब कंबशन के लिए हमें चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है? अब कंबशन में ना 2 टाइप के सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, 2 तरह की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं या फिर एक ही तरह की चीज़ यूज़ हो सकती है, दूसरी वाली चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। तो इसी से हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर कंबशन? ठीक है, तो 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं कंबशन के लिए। एक होता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और एक होता है नॉन कंबस्टिबल। अब ये कंबस्टिबल से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये तो कंबशन में यूज़ होगा। नॉन कंबस्टिबल बिल्कुल भी कंबशन में यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है? उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कंबशन को ख़त्म करने का काम करेगा। तो सब्सटेंसेस जो बर्न हो जाते हैं ईज़िली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, और जो सब्सटेंसेस बर्न नहीं होते हैं एयर या ऑक्सीजन में, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। और कौन से नहीं बर्न होते हैं? सीमेंट, सैंड को क्या आपने कभी जलते हुए देखा है? रेत को आपने कभी जलते हुए देखा है? नहीं ना। सीमेंट को आपने जलते हुए देखा है? नहीं। लेकिन आपने कोल या पेट्रोल को जलते हुए ज़रूर देखा होगा। कोयला और पेट्रोल जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, जब वो जलता है तभी तो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तभी तो व्हीकल्स हमारे वर्क करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3। अब कितने तरह की कंबशन होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कंबशन जो होते हैं ना, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? इस प्रोसेस में जो है ना, छोटे ही शॉर्ट स्पैन में बहुत सारी हीट और लाइट रिलीज़ होती है। शॉर्ट स्पैन में बहुत सारी हीट और लाइट रिलीज़ होती है जैसे ही जलता है। जैसे कि सीएनजी और एलपीजी इसके एग्ज़ाम्पल है। जैसे ही हम अपने एलपीजी, आपको पता है हम अपने गैस सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं वैसे ही एकदम से गैस निकलने लगती है ना। तो शॉर्ट स्पैन में बहुत सारी रिलीज़ हो सकती है इसमें से एलपीजी, और फिर रैपिड कंबशन होता है, एकदम फटाक से गैस जल जाती है। इसीलिए हमें प्रिकॉशन भी बरतना चाहिए। यहाँ पे ये हमें सिखा रहा है ना कि रैपिड कंबशन है तो उसे ओपन ज़्यादा देर तक ना रखें और फटाफट से गैस को बंद कर दें, ठीक है? तो ये रैपिड कंबशन है। सेकंड, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? इस प्रोसेस में जो होता है ना, जो सब्सटेंस होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे भी फायर कैच कर लेता है। जैसे कि व्हाइट फास्फोरस एक होता है, वो रूम टेम्परेचर पे भी फायर कैच कर लेता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। उसमें जैसे कि हमने रैपिड कंबशन में तो हमने भाई लाइटर का यूज़ किया था या किसी भी चीज़ का यूज़ किया था और फिर उसके बाद वो जली थी। लेकिन यहाँ पे तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप ही फायर को कैच कर लेती है, ठीक है? थर्ड होती है एक्सप्लोसिव। अब देखो यहाँ पे ये क्रैकर्स होते हैं ना, ये धूम धड़ाका पूरा करते हैं। एक्सप्लोसिव नाम से ही पता लग रहा है, जलाओ और एकदम धूम। तो जब एक्सप्लोसिव क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में हीट और लाइट, साउंड और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो एक्सप्लोसिव कंबशन होती है, ठीक है?
अब देखो जब भी कोई कंबशन होती है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, जब भी आग लगती है तो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले तो हमें फ्यूल ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमें एयर चाहिए, उसके बाद हमें हीट चाहिए और बस लग गया फ्यूल, एयर। एयर होना तो भाई बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। और हीट जैसे इग्निशन पॉइंट पे पहुँचा, वो इग्निशन पॉइंट पे पहुँचता है वो, तो एकदम से फायर लग जाती है, ठीक है? तो इसी से हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आता है कि क्या-क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं कंबशन के लिए, आग लगने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो एयर होना और कंबस्टिबल सब्सटेंस का, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में थोड़ी ना आग लग जाएगी, और इग्निशन टेम्परेचर का होना भी ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? तो इग्निशन टेम्परेचर से ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ना, वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिस पे वो फायर कैच करता है। अब जैसे एलपीजी है, उसका बहुत लोएस्ट, बहुत जल्दी नहीं फायर कैच कर लेता है, लेकिन अगर हम लकड़ी को जलाएँगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो हर एक सब्सटेंस का एक अपना-अपना इग्निशन पॉइंट होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना स्टार्ट करता है। तो जो सबसे कम वाला टेम्परेचर होता है ना, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, फास्फोरस जो है ना 30 डिग्री या 35 डिग्री के बीचों-बीच जलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही। लेकिन वुड जो होता है ना, वो 250 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुँचता है, उसके बाद जलना स्टार्ट होता है। तो सबका इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट-डिफरेंट हो ना। अगर आप पेपर को जलाएँगे तो बहुत जल्दी जल जाएगा, अगर आप प्लास्टिक को जलाएँगे तो हल्का-सा टाइम लेगा, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हल्का-सा ज़्यादा है पेपर के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर क्या है उसका। तो लोएस्ट टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज़ बर्न होना स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर का ये पेट्रोल और एलपीजी, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, बहुत ही इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये आपकी बुक में भी दिया गया है, इनमें से कोई एक आध पूछ लें आपसे एक नंबर में, तो आप ध्यान में रखना। सबसे पहले काऊ डंग केक का देखो 6000 से लेकर 8000 के बीच में इग्निशन टेम्परेचर होता है। वुड का तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कम किस-किस का है? मीथेन का बहुत कम है, केरोसिन का बहुत कम है, डीज़ल का बहुत कम है। मतलब कि बहुत ही हल्की-सी हीट देने पे ही ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम 6th क्वेश्चन पे आ गए हैं कि जैसे आग लगती है ना, तो उसको बुझाते कैसे हैं हम? आग को हाउ कैन अ फायर बी एक्सटिंग्विश्ड? हम आग को कैसे बुझा सकते हैं? उसके 2 तरीके हैं। एक तो वाटर को यूज़ करके और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करके, ठीक है? तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके। एक्सटिंग्विशर क्या करता है ना, जो हमने पहले 3 कंडीशन पढ़ी थी ना, एयर और क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस को लाइक बुझा देता है, और एयर का सप्लाई कट ऑफ कर देता है, ठीक है? तो इस तरह से तो वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स यही काम करते हैं। अब हमें नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगी है, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं और आग बुझा देते हैं। ये आपने फायर एक्सटिंग्विशर तो अपने स्कूल में भी देखा होगा या फिर और मॉल्स वगैरह में भी देखा होगा। ये प्रिकॉशंस के लिए रखे जाते हैं कि कहीं अगर आग लग जाए तो फटाफट से इसको बुझा दी जाए आग को। अब देखो कैसे वाटर कैसे कंट्रोल करती है फायर को। वाटर क्या करती है, सब्सटेंस जैसे गर्म हो रहा होता है ना, इग्निशन पॉइंट पे होता है, उसकी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और उस सब्सटेंस को ठंडा कर देता है और आग बुझ जाएगी। जब इग्निशन टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो आग तो बुझेगी ही ना। गर्म होती है कोई चीज़ तभी तो उसमें आग लगती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, कि वाटर को हमें कभी भी जब पेट्रोल से, केरोसिन से या डीज़ल से आग लग रही हो, तो हमें वाटर का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाई वाटर शुड नॉट बी पोर्ड ओवर बर्निंग पेट्रोल, केरोसिन और डीज़ल? जैसे कि पेट्रोल पंप पे वगैरह पे आग लग जाए, तो हमें वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हम वहाँ पे, क्यों नहीं कर सकते? वाटर जो होता है ना, वो हेवी होता है इन सब चीज़ों से, पेट्रोल से, केरोसिन से और डीज़ल से। ये क्या करेगा, अगर हमने पेट्रोल पे आग लग रही है, पानी डाला, पेट्रोल के नीचे चला जाएगा और ऊपर फिर भी आग ही लगती रहेगी। वाटर क्योंकि हेवी है, पेट्रोल के नीचे चला जाएगा और आग ऊपर फिर भी कंटिन्यू टू बर्न होती रहेगी, ठीक है? तो इसलिए वाटर के हेवी होना ही रीज़न है कि पेट्रोल, केरोसिन और डीज़ल पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर को इलेक्ट्रिकल फायर पे क्यों नहीं फेंकना चाहिए? जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्विचेज़ होते हैं, हमें बोलते हैं ना कि हमें अपने गीले हाथ इलेक्ट्रिकल स्विचेज़ पे नहीं लगाने चाहिए। कोई इलेक्ट्रिकल फायर हो गई है तो वहाँ पे हम पानी नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? देखो ये यहाँ पे गीला हो रहा है, ये हमें बताया गया है कॉशन, मत करो ये।
क्योंकि पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जिस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उस चीज़ को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल फायर को कैसे रोक सकते हैं? अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन जाती है पानी से? पानी के अंदर होते हैं सॉल्ट्स, तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है और इसीलिए वाटर को हम इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भई वो तो उल्टा आग को बढ़ा देगा ना, आग को घटाने के बदले साथ ही आपको शॉक लगेगा, वो अलग। तो हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे नहीं यूज़ करना, पानी से जो हैवी चीज़ें हैं, उन पे हम पानी को यूज़ कर सकते हैं, हल्की चीज़ों पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? थर्ड चीज़ें, अब फायर जब पानी काम नहीं आता तो फायर एक्सटिंग्विशर काम आता है, ठीक है? अब फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने एक रेड कलर की देखी थी ना अभी, उसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर एयर जो होती है, एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आग लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, हैवी होता है हवा से और वो सप्लाई कट कर देता है हवा का, और अगर हवा का सप्लाई कट हो जाएगा, ऑक्सीजन कट हो जाएगा, तो फिर तो आग बुझ जाएगी ना। अभी देखो इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है? सॉरी, ये एक पिक्चर है फायर एक्सटिंग्विशर की, आप देख सकते हैं। अब हम चैप्टर के दूसरे पार्ट पे आ गए, हमने कंबशन को ख़त्म कर दिया, अब हम फ्लेम पर आ गए हैं। फ्लेम के लिए चैप्टर में कैंडल का यूज़ किया गया है। कैंडल की फ्लेम को आपको एग्जाम्पल के लिए रखा गया है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले कैंडल की पिक्चर लगा दी है कि अब हम फ्लेम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज़ अ फ्लेम? फ्लेम वो रीजन होता है जहाँ पे कंबशन होता है किसी सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस की कंबशन के लिए जिस रीजन पे, सॉरी, फ्लेम वो रीजन होता है जिस जिस रीजन में कंबशन होता है किसी सब्सटेंस का, ठीक है? सिंपल, फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ठीक है? अब हमें फ्लेम के स्ट्रक्चर को यहाँ पे पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पक्का पढ़ के जाना है, इसका तो डायग्राम भी पक्का पढ़ के जाना, पक्का लर्न करके जाना, ठीक है? तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। फ्लेम में जो होती है ना, 3 ज़ोन्स होते हैं, एक होता है आउटर ज़ोन और एक होता है मिडल ज़ोन और इनर ज़ोन। जब आपने कैंडल को देखा होगा तो आपको एक ब्लू लाइट भी दिखती है, उसमें ब्लू कलर का पोर्शन या फिर रीजन कह सकते हैं, वो भी दिखता है, येलो भी दिखता है और डार्क भी दिखता है, ठीक है? तो यही इसके 3 स्ट्रक्चर में इनके 3 ज़ोन्स होते हैं। अब इन ज़ोन्स को हम पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या, कौन-कौन सा ज़ोन क्या-क्या काम करता है। तो आउटर ज़ोन का सबसे पहले हम देखते हैं, जो आउटर ज़ोन था, आउटर ज़ोन जो होता है ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा कंबशन होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कंबशन होती है। हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है फ्लेम का और बहुत ही कम लाइट देता है। लाइट तो कम देता है, लेकिन जो हमें चाहिए कंबशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस, वो पूरी बाहर वाले पार्ट में होती है, जो कि होता है ब्लू कलर का। दूध देखो, ये पिक्चर भी है यहाँ पे। ये सब बाहर वाला ब्लू वाला सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, बीच वाला मॉडरेटली हॉट है और सबसे वाला अंदर वाला वो लीस्ट हॉट है, ठीक है? अब हम मिडल जोन को देखते हैं। मिडल जोन जो होता है वहाँ पे बहुत कम सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, इसीलिए बाहर वाले पार्ट से ये कम हॉट होता है, ठीक है? और यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स के जो, तो ये येलो कलर की जो हमें लाइट मिलती है ना, ग्लो मिलता है, वो इसी मिडल जोन की वजह से ही मिलता है, ठीक है? अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, इनर जोन। इनर जोन डार्क होता है, यहाँ पे कोई कंबशन नहीं, ना हीट होती है, ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, सबसे ठंडा पार्ट होता है। यहाँ पे हम अगर ऐसे फिंगर को करते हैं, छोड़ो आप मत करना, तो ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है और सबसे बाहर वाला ब्लू वाला वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। और जो गोल्ड स्मिथ होता है ना, सुनार वगैरह, वो भी ब्लू पार्ट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है और एनसीईआरटी की बैक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें भी है कि गोल्ड स्मिथ कौन सा वाला पार्ट यूज़ करते हैं फ्लेम का, तो वो ब्लू वाला पार्ट यूज़ करते हैं, सबसे बाहर वाला, सबसे ज़्यादा कंबशन वहीं होती है, बीच में सबसे कम। और जो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि लाइट कहाँ से मिलती है, तो बीच वाले जो पोर्शन है, येलो वाला पोर्शन, उसी से लाइट मिलती है और कार्बन पार्टिकल्स ग्लो करते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं फ्यूल क्या होता है। फ्यूल तो हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, लेकिन फ्यूल हम फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्यूल वही होता है जो हमें हीट और एनर्जी देता है, ठीक है? सिंपल सी बात है, जो हमें हीट और एनर्जी दे वही फ्यूल है। डेफिनेशन को आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। फ्यूल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। काऊ डंग को हम यूज़ करते हैं, कोल को हम यूज़ करते हैं सॉलिड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल लिक्विड फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी सब गैसियस फ्यूल होते हैं और इनको कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फिल किया जाता है, ठीक है? अच्छे फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एक आइडल फ्यूल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहला, वो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, एयर पॉल्यूशन ना करे। सीएनजी को
सीएनजी जो होता है वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है, इसलिए वो एक अच्छा फ्यूल है। वैसे तो कोई भी फ्यूल अभी तक हमें एक आइडियल फ्यूल नहीं मिला है, लेकिन सीएनजी कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया है। बाकी जो फ्यूल होते हैं पेट्रोल, डीजल वगैरह, केरोसिन, ये सब एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले वो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, रेजिड्यू ना हो उसका जलने के बाद। जैसे कोयले के जलने के बाद रेजिड्यू बच जाता है ना उसकी राख, और फिर वो हवा में उड़ती है, और फिर वो क्या होता है, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन ना करे, सेकंड नंबर पे रेजिड्यू ना छोड़े पीछे से कोई, आसानी से अवेलेबल हो, स्टोर करना ईजी हो, उसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो, ठीक है। लो इग्निशन टेम्परेचर से क्या होगा, जल्दी से जल जाएगी ना, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ज़्यादा हीट और लाइट भी देने लग जाएगी स्टार्टिंग में, जलते के साथ ही वेस्टेज कम होगी। मॉडरेट हीट पर जले, एकदम नहीं कि धूम धड़ाके वाली हीट दे रही जैसे क्रैकर्स वाली, नो, मॉडरेट हीट दे। साथ ही उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है द अमाउंट ऑफ फ्यूल एनर्जी, वो अमाउंट फ्यूल एनर्जी में जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। इसको हम किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप लर्न कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है ये, कैलोरीफिक वैल्यू होती है हीट प्रोड्यूस, और को डिवाइड करते हैं हम अमाउंट ऑफ द फ्यूल के साथ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी को मैंने यूज़ किया है कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने के लिए। कैलोरीफिक वैल्यू को आपने देखा था ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने फ्यूल को हमने लिया है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न कर दिया गया है, और उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है 1,80,000 किलो जूल। अब हमें निकालना है, यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ फ्यूल भी दी गई है और हीट भी जितनी प्रोड्यूस होनी है वो भी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। कैलोरीफिक वैल्यू हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, 1,80,000 और 4.5, इसका पॉइंट हटा के हमने यहाँ पे एक ज़ीरो और ऐड कर दिया और उसको डिवाइड करते हैं तो 40,000 किलो जूल हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं चैप्टर के। इसमें है कि जो प्रोसेस होता है ना रस्टिंग का, क्या उसे भी हम कंबशन कहते हैं, जंग लगना, क्या हम उसे भी कंबशन कहते हैं? तो नहीं, रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और कंबशन उसका ऑपोजिट है। रस्टिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है और कंबशन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको ये चैप्टर इजी लगा पढ़ने में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।